वन पीस एक बहुत बड़ी कहानी है। इतनी बड़ी कि 1000 से भी ज्यादा एपिसोड होने के बाद भी इसमें काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। लगभग हमें हर एक न्यू आर्क में एक या उससे ज्यादा मिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं और लगभग उतनी ही मिस्ट्रीज सॉल्व भी करने की कोशिश होती है। और कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि आज 1000 एपिसोड्स के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाई। अब इन मिस्ट्रीज के लिए या तो एक पूरा आर्क चाहिए या फिर एक प्रॉपर फ्लैशबैक। एंड आज हम उन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने करंट स्टोरी को आगे बढ़ाने और खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ RS Play सुपर के एक और न्यू टॉप 10 वाले वीडियो में। एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। मिस्ट्री नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं वेगापंक की। वेगापंक है कौन? वेगापंक एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। इस इंसान ने बहुत कुछ किया है नेवी के लिए। इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे नॉन लिविंग चीजों को भी डेविल फूड खिलाया जा सकता है। ये हमने पहली बार देखा था अलाबास्ता आर्क में, जब हमने मिस्टर 4 के पास एक ऐसा कुत्ता देखा था जो कि एक कैनन था। इस कुत्ते का नाम था लासो। पहले तो हमें लगा कि ये एक ऐसा कुत्ता है जिसने कैनन फ्रूट खाया है, पर भाई सच्चाई कुछ और ही थी। एक कैनन एक डॉग का फ्रूट खाया था जो कि ऑब्वियसली वेगापंक की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इसने ही सी प्रिज्म स्टोन के वेपन्स बनाए हैं। ये सी प्रिज्म वैसे तो वाहनों में पाए जाते हैं। अब वेगापंक वाहनों की टेक्नोलॉजी को देखकर सी प्रिज्म वाले वेपन्स बनाया होगा। तो इन स्टोन से अलग अलग तरह के वेपन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे कि हथकड़ियां जो कि डेविल फ्रूट यूजर्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसे जेल्स भी बनाए गए हैं जो कि हमने पहली बार अलाबास्ता आर्क में ही देखा था। और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज पर वेगापंक ने काम किया है, जैसे कि उसने बर्तलोम्यू कुमा की तरह से कई सारे साइबॉक्स बनाए हैं। उसने कुमा को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया था कि एक टाइम पर कुमा भी खुद को भूल गया था और अब वो एक रोबोट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट में वेगापंक ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट को वॉरलॉर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। लिटरली उन्होंने इतने ताकतवर पायरेट्स को अपने अलायंस से यूं ही निकाल दिया। नाउ दिस डज मीन कि वेगापंक के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। ऑल्सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि आखिर वो क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा मदद करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मिस्ट्री नंबर 2। एक ऐसा थ्रोन जिसको 900 साल पहले के राजाओं जिन्होंने द एंशिएंट किंगडम को हराया था उनकी रेस्पेक्ट में बनाया हो। क्या उस थ्रोन पर कोई बैठ सकता है? 5 ऐसे लोग जो कि पूरी धरती की सरकार को अपने आगे झुकाते हैं, क्या वो भी किसी के आगे झुक सकते हैं? हाँ, एक ऐसा इंसान है जो कि ये लोग यानी कि 5 एल्डर्स को अपने आगे झुकाता है और 20 किंगडम्स के लिए बनाई गई एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है। इसका नाम है ईमू। प्यार से कहें तो ईमू सामा। पहली बात, ये है कौन? ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाने वाला इंसान है। यही 5 एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें क्या करना है। अब हमें इसको बस एक ही एपिसोड में दिखाया गया है और लोगों ने काफी थ्योरीज बना रखी है इसकी पावर्स, और अलग अलग लोग मानते हैं कि ये इमोर्टल पर्सन है या ये वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता है या फिर ये वॉइड सेंचुरी से ही जिंदा है और इसी ने ही पहले की हिस्ट्री को मिटा दिया था। पावर्स के रिगार्डिंग लोगों की बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें से कोई कहता है कि इसके पास गॉड डेविल फ्रूट है, कोई कहता है इसके पास वाटर डेविल फ्रूट है, या कुछ लोग बोलते हैं इसके पास मिथिकल अर्थ गॉड डेविल फ्रूट है। हमें एनिमे में ये बताया गया था कि रेड लाइन्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी पर ये बाद में आई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ईमो ने एंशिएंट किंगडम की फाइट में पार्ट लिया हो एंड वो भी एक किंग हो, या फिर इसी ने बाकी किंगडम्स को बोला अलायंस बनाने के लिए एंशिएंट किंगडम के खिलाफ। और जब एंशिएंट किंगडम को हरा दिया गया हो और वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गई हो, तब ईमो ने अपने अर्थ गॉड के जरिए जमीन को ऊंचा कर दिया और इसका नाम हो गया रेड लाइन, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में रहे। लोगों की थ्योरी है कि यही फाइनल विलन हो सकती है और जब स्ट्रॉ हैट्स इन्हें हरा देंगे तब रेड लाइन वापस से नीचे हो जाएगी और ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, नॉर्थ ब्लू, ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड के वाटर्स एक साथ हो जाएंगे एंड सांजी का ड्रीम पूरा हो जाएगा ऑल ब्लू देखने का। मिस्ट्री नंबर 3, जायंट मुगीवारा। ईमो के पास एक जायंट मुगीवारा इम्पेल डाउन में क्यों और आखिर ये किसकी है? इन सब के आंसर हमें नहीं पता पर हमारे पास थ्योरीज हैं। पहले बात करते हैं कि जायंट मुगीवारा इम्पेल डाउन में क्यों है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये जॉय बॉय की मुगीवारा है, पर ईमो ने जॉय बॉय की मुगीवारा को इम्पेल डाउन में क्यों रखी है? तो देखो, ये मेरी खुद की थ्योरी है। जी हाँ, मेरे पास भी इनफ दिमाग है कि मैं खुद की थ्योरी बना सकूं। तो मेरे अकॉर्डिंग जॉय बॉय जो कि एक पायरेट था, वर्ल्ड सेंचुरी की लड़ाई में भाग लिया होगा और तबाही मचाई होगी, जिससे जब ईमो ने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई तो वो एक पर्सनल मरीन बन गया जॉय बॉय पायरेट्स का। पर्सनल मरीन से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि जब एक पायरेट के पीछे एक पर्टिकुलर मरीन पड़ जाता है, जैसे लूफी के पीछे स्मोकर था, रॉजर के पीछे गार एंड इसी तरह जॉय बॉय के पीछे ईमो पड़ गया था। अब थोड़ी बहुत यादें बच ही जाती हैं, तो जब जॉय बॉय मर गया होगा तो ईमो ने याद के तौर पर इसकी मुगीवारा को रख लिया होगा अपने पास। वो लूफी का वांटेड पोस्टर लेके जॉय बॉय की मुगीवारा के पास इसलिए गया होगा ताकि वो जॉय बॉय को बोल सके, ओ जॉय बॉय, एक और बंदा आ गया मुगीवारा लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट की गांड मारने। और तो और इसके पास अब नीका फ्रूट भी है ना। यहाँ से एक थ्योरी और निकल के आती है कि आखिर लूफी के पास उसका मुगीवारा कहाँ से आया। तो ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय के मुगीवारा में से थोड़ा बहुत पार्ट लेके एक छोटा मुगीवारा बनाया गया हो ताकि उसे जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन किया जा सके। एंड अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जॉय बॉय का ट्रेजर यानी कि वन पीस को एक्सेस करने के लिए आपको जॉय बॉय का हेड चाहिए होगा। एंड क्योंकि ओरिजिनल हेड इम्पेल डाउन में बंद है तो सिर्फ लूफी का ही हेड है जो कि आपको एक्सेस दिला सकता है वन पीस ट्रेजर का।
मिस्ट्री नंबर 4, आपको क्या लगता है जॉय बॉय असल में क्या है? आओ बात करें। जॉय बॉय असल में एक टाइटल है जो कि उस इंसान को दिया जाता है जो नीका फ्रूट को अवेकन कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 1044 में हमें बताया गया था कि नीका फ्रूट अपने आसपास के नेचर को जॉयफुल कर देता है, यानी कि जॉयफुल करने वाला बॉय एक जॉय बॉय हु कैन बी वेरी डेंजरस। अब 800 साल पहले भी एक इंसान हुआ होगा जिसने नीका फ्रूट को अवेकन करा होगा और उसे टाइटल दे दिया गया होगा जॉय बॉय का। और 800 सालों में बस 2 लोग ही क्यों? देखो, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रीडम के लिए लड़ाई। मतलब नीका फ्रूट को वही इंसान अवेकन कर पाएगा जो कि विल रखता हो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन यानी कि फ्रीडम का विल। एंड इसका मतलब ये भी हो सकता है कि और भी यूजर्स आए होंगे नीका फ्रूट के लिए, बट उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होगी जो कि फर्स्ट जॉय बॉय और लूफी में था। रॉजर भी कर सकता था नीका फ्रूट को अवेकन, पर उसके पास वो फ्रूट ही नहीं था, तो इसीलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मिस्ट्री नंबर 5, अगर एकदम से बारिश आ जाए और नामी जैसी नेविगेटर को भी पता ना चले तो समझ जाना कि आ गया है मोंकी डी ड्रैगन। पहले बात करते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन। ये इंसान वन पीस एनिमे का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और ये फादर है मोंकी डी लूफी और बेटा है मोंकी डी गार्प का। एंड ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी। इसके काम की बात करें तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की गांड मारने का काम करता है। जब इसे पहली बार देखा था लॉकडाउन में तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी और फिर एकदम से हवा चली। अब जैसा हमें स्काइपिया में बताया गया था कि 4 टाइप के गॉड्स होते हैं, रेन गॉड, सन गॉड, फॉरेस्ट गॉड एंड अर्थ गॉड। तो लोग कहते हैं कि इसके पास पॉसिबली रेन गॉड का फ्रूट होगा, जो कि देख के लगता भी है क्योंकि ये जब भी अपीयर होता है पहले बारिश होती है या फिर हवा चलती है। मेरे ख्याल से, जी हाँ मैं खुद के ख्याल से बोल रहा हूँ, ड्रैगन का फ्रूट इसे एक फुल वेदर कंट्रोल करने की पावर देता है, पर इसमें जो गॉड है वो एक्चुअली में रेन गॉड है। जैसे लूफी के केस में उसका फ्रूट उसको रबर की पावर्स देता है, पर उसमें गॉड सन का है। अगर आपको ड्रैगन की एबिलिटीज में शक है तो एक्चुअली में रेवोल्यूशनरी आर्मी की फाइट हुई थी ब्लैक बियर्ड पायरेट से। ऑल्दो उनका बेस तो तबाह हो गया, बट ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई कि ड्रैगन के साइड से कोई मरा है। मिस्ट्री नंबर 6, कोई ऐसा इंसान हो वन पीस के वर्ल्ड में जिसके नाम में डी आता हो और वो एक बड़ा इंसान ना हो। ये डी का क्या मतलब है आखिर? इतने बड़े बड़े लोग आखिर डी के नाम से ही क्यों निकलते हैं? ये बात तो हमें नहीं पता और ना ही इसके रिगार्डिंग थ्योरी मिली मुझे। अब मैं आपको उन लोग के नाम बताता हूँ जो कि डी के नाम से एनिमे में दिखाए गए हैं। रॉक डी ज़ीबैक, ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पायरेट है जो कि वन पीस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। गोल्ड डी रॉजर, इसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हैं दैट ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ऑफ ऑल टाइम एंड ऑल्सो ये इकलौता बंदा है जिसने वन पीस को खोजा है। मार्शल डी टीच, ब्लैक बियर्ड, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आपको। ये बंदा भी एक लौता बंदा है जिसने एक साथ 2 डेविल फ्रूट्स रखे हैं। मंकी डी गार्प, हीरो ऑफ द मरीन्स। मंकी डी गार्प के एबिलिटीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। इवन हमें ये भी नहीं कंफर्म है कि इसके पास हाकी है भी या नहीं, बट वी डू नो दैट ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू गोल्ड डी रॉजर। मंकी डी लूफी जो कि हमारा फ्यूचर पायरेट किंग, ये एक लौता बंदा है जिसने नीका डेविल फ्रूट को अवेकन किया है। ट्रफर्गर डी वाटरलॉ, सर्जन ऑफ डेथ, इसका डेविल फ्रूट ही इतना भयंकर है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि ये भगवान है। जहाँ तक डी इनिशियल्स वाले कैरेक्टर की बात है तो इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये फ्री विल के साथ जीना चाहते हैं। इवन गाप भी जो कि एक मरीन है जिसको एक्चुअली में ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता है, वो भी सिर्फ वाइस एडमिरल की पोजीशन पे इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई उसे ऑर्डर करे या कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। अभी मांगा में हमें पता चला था कि ओडेन के लॉग बुक में एक्चुअली में विल ऑफ डी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड वी डू होप कि हमें आगे चल के विल ऑफ डी के बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मिस्ट्री नंबर 7, अब हम बात करेंगे एक ऐसे किंगडम के बारे में जो कि करंट स्टोरी से 800 साल पहले भी बाकी के किंगडम से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लोग एक्चुअली में काफी ज्यादा आगे भी थे और अब जब तुम ज्यादा सक्सेस करते हो तो लोगों की गांड जलने लगती है। इसी वजह से जब ये ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे तो 20 किंगडम्स ने एक साथ अलायंस बनाई और जब ये काम हो गया तो इन्हीं किंगडम्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का फाउंडेशन किया ताकि पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट किया जा सके। इन 800 साल पहले जो कुछ भी हुआ था इस हिस्ट्री को मिटा दिया गया। अब जो कुछ भी रियलिटी है एंशिएंट किंगडम की उसका सारा डिटेल बस लॉफ्टेल पे ही अवेलेबल है। इसके लिए हमें 4 रोड पॉनेग्लिफ्स खोजने पड़ेंगे। इसके अलावा पॉनेग्लिफ्स की भी खोज इसी एंशिएंट किंगडम ने की थी ताकि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो नॉलेज है उसको छुपाया ना जा सके। हमें पता है कि अभी ऐसे काफी सारे पॉनेग्लिफ्स हैं जिन्हें डिकोड नहीं किए गए हैं, तो इनमें से ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले आर्क में हमें कुछ पॉनेग्लिफ्स देखने को मिलेंगे एंड इवेंचुअली जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉनेग्लिफ्स हैं वो हमें लाफ्टेल पर ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमें रेलिंग ने बताया था कि जब वो लाफ्टेल को खोजे तो वो पूरी हिस्ट्री को जान गए थे। नंबर 8, द वॉइड सेंचुरी। आखिर 800 साल पहले हुआ क्या था? इस बारे में बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम इस वॉइड सेंचुरी के बारे में कितना जानते हैं और आखिर ये वॉइड सेंचुरी है क्या। तो करंट टाइमलाइन से लगभग 900 साल पहले एक किंगडम हुआ करता था जिसका नाम तो हमें नहीं पता, बट अभी के लोगों ने उसे नाम दे दिया है एंशिएंट किंगडम। अब ये किंगडम बाकी के सभी देशों से बहुत ज्यादा पावरफुल और विकसित था एंड क्योंकि बाकी के 20 किंगडम्स को एक्चुअली में वर्ल्ड डोमिनेंस चाहिए था इसीलिए उन्होंने एंशिएंट किंगडम को डिफीट कर दिया। आगे चल के कोई और भी ऐसा
वैसा काम ना कर सके जो कि ये एंशिएंट किंगडम में हुआ करता था, इसीलिए 20 अलग अलग देशों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया। अब मिस्ट्री ये है कि 900 सालों में ये आइलैंड दूसरे आइलैंड की तुलना में आखिर कितना विकसित था, और ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी कि व्हाइट बियर्ड ने कहा था कि जब ये पास्ट लोगों के सामने आएगा तो वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। इस पास्ट को जॉय बॉय ने लाफ्टेल पर छुपा दिया है, और लाफ्टेल पर जाना भी इतना आसान नहीं है। पूरे के पूरे 30 पॉनेग्लिफ्स हैं और इनमें से सिर्फ 4 पॉनेग्लिफ्स को खोजकर उन्हें डिकोड कर ही लाफ्टेल पर जाया जा सकता है। और इन्हीं किंगडम्स ने 3 एंशिएंट वेपन्स को भी बनाया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अलग से मिस्ट्री है। नाउ कमिंग टू द मिस्ट्री नंबर 9 एंड दैट इज लोकी। हम हमेशा एल्बाफ करते रहते हैं, पर एल्बाफ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है लोकी, जो कि एक्चुअली में एक बहुत बड़े आर्मी ऑफ जायंट्स को कमांड करता है। किंग लोकी एल्बाफ का लीडर है और बिग मॉम इससे एक अलायंस बनाना चाहती थी ताकि उसके पास जायंट की एक बहुत ही पावरफुल आर्मी का एक्सेस आ जाए, बट बिग मॉम का ये प्लान फेल हो गया क्योंकि उसकी बेटी भाग गई थी। एल्बाफ को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, इवन स्ट्रॉन्गर देन वानो। इसकी ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है क्योंकि पूरे के पूरे आइलैंड पे सिर्फ जायंट्स ही भरे हुए हैं, इवन नॉर्मल जायंट्स को भी वॉइस। तो जरा ये सोचो कि वो जायंट्स कितने पावरफुल होंगे जो कि एक्चुअली में लीडर है पूरे आर्मी के। ना यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी निकल के आती है कि लोकी एक्चुअली में बहुत ही हम्बल कैरेक्टर होगा, जैसे कि हमने और भी कई सारे जायंट्स के साथ देखा है। एंड शायद उसोप और लोकी बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं, क्योंकि उसोप की काफी सारे जायंट्स से काफी अच्छी बनती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसोप और लोकी सेम टाइम की इनसिक्योरिटीज को शेयर करते हो, जिसकी वजह से वो बहुत सारे झूठ बोलते हैं और खुद को करेज दे पाते हैं। ये एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लोकी एज वी नो इज अ गॉड ऑफ मिसचीफ, जो कि इन्हीं कामों के लिए जाना जाता है, अगर आपने मार्वल की मूवीज देखी होंगी। और आपको याद है डोरी और ब्रोगी के बारे में, जो कि 2 जायंट्स थे जिन्हें हमने वन पीस के स्टार्टिंग में देखा था। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लोकी ने इनकी कहानियां सुनी हो और इनसे काफी ज्यादा एडमायर हुआ हो, लेकिन वो कभी खुद बाहर नहीं निकल पाया सी में क्योंकि उसके ऊपर रॉयल ऑब्लिगेशंस हो सकते थे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी उसोप के साथ देखा है, हो सकता हो एल्बाफ के फाइनल आर्क में उसोप एक्चुअली में कन्विंस कर पाए लोकी को कि असली में ब्रेव होना क्या होता है, जिसकी वजह से लोकी की लॉयल्टी उसोप के लिए हो जाए, एंड देयर बाय गिविंग द स्ट्रॉ हैट फ्लीट 8,000 मेंबर्स ऑफ द एल्बाफ आर्मी, जो कि एक पॉसिबल नंबर हो सकता है एल्बाफ के आर्मी के पॉपुलेशन का। वरना ऐसे ही क्यों बिग मॉम चाहती कि वो लोकी उसका दामाद बन जाए। थिंक अबाउट इट। सो आई रियली वांट टू सी कि आखिर ये लोकी चीज क्या है, या फिर हो सकता हो कुछ और भी बड़ी सीक्रेट्स हो जो कि लोकी के पास सेफ पड़ी हो, एंड उसके लिए भी पॉसिबली बिग मॉम उससे अलायंस बनाना चाह रही थी। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्ट्रीज, दैट इज डेविल फ्रूट्स। अभी हाकी के चक्कर में हम एक्चुअली में डेविल फ्रूट्स के बारे में भूल गए, बट एक्चुअली में डेविल फ्रूट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने टाइप के डेविल फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और इतने टाइप के पावर्स देते हैं कि इनको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे। मतलब लिटरली ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि इंसान को वेपन बना सकता है, एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि इंसान को उसके रूम के अंदर भगवान बना सकता है, एंड इवन एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि पॉसिबली डायमेंशंस ब्रेक कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक कि इतनी वैरायटी में पावर्स आ कहां से रही हैं, वो भी सिर्फ एक फ्रूट खाने से? एंड व्हाई डू दीज फ्रूट्स बिकम यूजलेस आफ्टर वन बाइट? एंड आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई यूजर मरता है तो ये डेविल फ्रूट वापस से रीइंकारनेट हो जाता है? कुछ फ्रूट्स तो इस लेवल तक अवेकन होते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही लिमिटेशन होती है, उनकी इमेजिनेशन, जैसा कि हमने नीका फ्रूट के साथ देखा था। सो आई रियली वांट टू सी कि आखिर ये फ्रूट्स आ कहां से रहे हैं, आखिर इनके पीछे क्या रियलिटी है, क्या सीक्रेट है, एंड कैसे इनकी ओरिजिन हुई। आखिर वो क्या चीज थी या क्या प्रॉपर्टी थी कि इन डेविल फ्रूट्स के अंदर पावर भरा गया, एंड क्यों एक इंसान 2 डेविल फ्रूट नहीं खा सकता, एंड फिर भी एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जो कि 2 डेविल फ्रूट्स की पावर को अपने अंदर रख सकता है। अगर हमें इन सभी सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो डेविल फ्रूट्स की ओरिजिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन काकू ने भी डेविल फ्रूट देख के ऐसा बोल दिया कि उसे नहीं लगता कि ये चीज इस दुनिया से है। सो मैं एक्चुअली में जानना चाहूंगा कि आखिर ये चीज कहाँ से निकल के आ रही है, एंड ये चीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर इसका सीक्रेट लाफ्टेल पर छुपा हो। सो गाइस, मेरी वीडियो ऑन 10 मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्ट्रीज जो कि हमें अभी वन पीस में देखना है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली लिस्ट पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में उन मिस्ट्रीज को ड्रॉप कर सकते हो जो मुझसे मिस हुई, या फिर जिन्हें मुझे एक्चुअली में एक और वीडियो में बना के कवर करना चाहिए। डेफिनेटली मैं उन्हें कवर करूंगा विद सम इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज। सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ, एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, play on।